हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने गौ हत्या के संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पांटा साहिब में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों राज्यों के पुलिस अधीक्षकों ने इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पुलिस ने भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस अपराध के पीछे संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसे तोड़ने के लिए गहन जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गौ हत्या के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। साथ ही गौ मांस की सप्लाई चेन का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इसकी क्वांटिटी को और ज़्यादा मानता हूँ, ज़्यादा हो सकते हैं, सब कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये काफ़ी समय से, कुछ दिनों से ये लोग सक्रिय थे यहाँ पर। और जब कल सारी बातें हुई तो हम लोग भी काफ़ी, ये घटना जब प्रकाश में आ रही थी कल दिन में, तो तभी से सभी लोग अपना तंत्र है या पुलिस कुछ सर्विलांस होती। तो हमारे यहाँ कैमरे का काफ़ी अच्छा मतलब है। नदी के घाटों पर तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद जो आने जाने वाली रोड है उस पर भी है। साथ ही साथ विकास नगर और इधर सहसपुर वाला एरिया है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है कैमरों का। तो हमने काफ़ी सारी पुरानी फुटेजेस हमारे पास थी पहले की, और कुछ सस्पेक्टेड मिली थी, बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कुछ चीज़ें चेक करते हैं। उससे कुछ आइडिया लग गया था कि गैंग जो इस तरह से पहले भी इन लोग की संलिप्तता रही है यहाँ पर। हमारे तो 8-10 मुकदमे हैं इनके ऊपर, इसमें जो साबित करते हैं, और उसके ऊपर भी 8-10 मुकदमे हैं। तो इन लोग पर हमने वॉच किया था कि इनकी एक्टिविटी क्या रही इसमें। तो उससे हमें आइडिया लग गया था कि ये कुछ लोग को मिलकर जो पुराने काम करने वाले हैं और कुछ नए लोग को शामिल करके, और खासकर जो इधर साइड भी है, इनके साथ इनका नेक्सस जुड़ गया है। कुछ हमने कॉल डिटेल के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर उसका कनेक्शन जोड़ लिया था। तो रात ही रात इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर ली थी आपस में, आपकी तरफ से भी इनपुट आ गए थे। तो इसमें मेरे ख्याल से टोटल 8 गौवंश कुछ मिले थे हमारे को। हमारा तो मानपुर देवरा और जो उत्तराखंड की बॉर्डर के बीच में जो नदी बहती है उसके बीच में मिले थे। उसके जो गौवंश थे, और उसको उत्तराखंड की पुलिस भी आई थी, हमारी पुलिस भी आई थी। तो हमने जॉइंट इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की है। तो हमने अपने तौर पे इसमें एफआईआर दर्ज की है, और एफआईआर दर्ज करने के उसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पेक्ट भी है, जिसकी अभी पूछताछ, जिसके बारे में अभी और सूचना गैदर की जा रही है। तो फिलहाल तो ये है। और बाकी इसमें हमारे जो जिस तरीके से कल लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, तो उसमें लोगों की भावनाएं, रिलीजियस भावना भी बहुत आ हुई है। तो इसके तहत भी हमने 196 BNS के तहत हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले सेक्शन को भी इसमें ऐड किया है। तो ये तफ्तीश चल रही है। अब जैसे तफ्तीश पूरी होगी तो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि और किन लोगों को और तफ्तीश में क्या आ गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसी कंटिन्यूशन बताऊँगा। कल जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, इसकी जानकारी मिलने के बाद शाम को ज्वाइंट मीटिंग भी करी गई थी कि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही देखा जाएगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट प्रकरण था जिसमें इस तरह से गौवंशी जो है पशुओं का जो है उसके अवशेष मिले थे, और ये बहुत दुखद भी था। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का एक माहौल भी बन रहा था। कहीं ना कहीं से लग रहा था किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हुआ है। इसको देखते हुए बहुत ही गहराई तक इसमें गया, और रात ही रात इसमें जो भी इनपुट्स थे आपस में शेयर किए गए। तो उत्तराखंड साइड में देखा जाए, हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में से कुछ लोग सस्पेक्टेड आए, हमारे जो हमारे CCTV के कुछ कवरेज में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से उनकी मूवमेंट, जो भी हमारा ये बॉर्डर क्षेत्र जहाँ पर मिले थे, टकरानी का क्षेत्र पड़ता है जो बॉर्डर से ही लगा हुआ था। तो तत्काल इसमें जो सुसंगत धाराओं में जो तहरीर आई थी, उसके आधार पर हमने भी मुकदमा लिख दिया था। जैसा अभी इसके सामने बताया कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँची थी। 195 BNS में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है BNS की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे इसकी जो ग्रामीण के नेतृत्व में टीम बन गई थी। यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें अभी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है, और इनसे
जो बरामदगी की गई है, जो इसमें वो चापड़ जिन्होंने छिपा के रखे थे और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के जो भी है, वो सब बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में भी जो इसमें मेन हमारा मास्टरमाइंड है, जो इस गैंग को इस तरह से जोड़ा था, जो पहले पूर्व में भी इसके साथी रहे या अपराधों में लिप्त रहे, इस तरह के गवर्नमेंट अधिनियमों में जेल गए, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाकर यहाँ के लोगों को शामिल करके इस तरह का कृत्य जो है इसके द्वारा कुछ दिनों से किया जा रहा था। और इसमें जो सादिक नाम का है, इसमें 11 मुकदमे उत्तराखंड में BBNC गवर्नमेंट अधिनियम में और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। उसका जो दूसरा साथी जो नावेद है, नौशाद है, ये भी इसके साथ सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य लोगों को इसने शामिल किया था। इनके सभी के कहीं ना कहीं 4-6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जो गवर्नमेंट अधिनियमों में ही दर्ज है। तो इस तरह के घटनाक्रम में हमारे पास भी 2-3 और सस्पेक्ट आए हैं जिनसे जुड़े हुए थे, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह से सक्रिय रहे हैं, और तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई। उनको भी अब्यूज बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम बना ली है और संयुक्त रूप से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से भी सहयोग लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को कहूँगा, जिस तरह का प्रकरण था, जिस तरह से वंशीय अवशेष मिले थे, बहुत ही दुखद और ये था घटनाक्रम था, और इसको पूरी संवेदनशीलता से हम लोग ने मिलकर इस पर विचार भी किया कि कैसे इसको तुरंत इसको सॉल्व किया जाए, और कोशिश रहेगी भविष्य में इस तरह की अपराधों पर अंकुश लगे और इस तरह के जो अपराधी हैं उनको साफ मैसेज भी जाए कि अगर वो कहीं भी अपराध करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में करें, चाहे वो हिमाचल में करें, और अगर उनके कोई नेक्सस आपस में जुड़े हैं तो उसको जरूर से जरूर हम इसको तोड़ने में कामयाब हैं। एसपी साहब, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आ रहा है? क्या तस्करी के उद्देश्य से किया गया था या सिर्फ धार्मिक भावनाएं याद करना? देखिए, इसमें धार्मिक भावनाओं का बेसिकली जिस तरह से इतने गवर्नमेंट अवशेष मिले जगह पर, खासकर 13 तो हमें मिले थे, और भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि अगर पूर्व में भी इस तरह घटना करी होगी। बेसिकली ये टारगेट उन्हीं को करते थे, ऐसे गवर्नमेंट जो जिनको अबेंडेंट छोड़ दिया जाता था, क्योंकि कहीं चोरी की कोई शिकायत अभी हमारे यहाँ पर नहीं पाई गई कि कोई गवर्नमेंट चोरी हुआ और उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। तो ये माना जाता है कि इस तरह के गवर्नमेंट जो अबेंडेंट लोग छोड़ देते हैं गाँव में चरने के लिए, कहीं उस तरह से कोई दूध देना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक टारगेट जो है, इजी टारगेट जो इस तरह के अपराधी जो है वो रात को कर लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि शाम को ही अपना शाम अंधेरा होने पर इस तरह के टारगेट को कहीं खेतों में, जंगलों में कहीं बांध देते हैं, और देर रात्रि या प्रातः जो है जब उनको ऐसा लगता है कि आगे इस तरह का उन्होंने कृत्य किया था, तो इसको सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए, लेकिन जिस तरह से एक जगह ये फेंके गए थे, पाए गए थे, या एक एरिया में पाए गए थे, चाहे वो दोनों पड़ोस के बीच में था, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो भड़की हैं इससे, क्योंकि आम आदमी की संवेदना जो है एक हमारे जो कहा जाएगा कि गौ से जुड़ी होती है, जो गाय माता से जुड़ी होती है, वो भी कहीं ना कहीं आहत होती है। तो इसको क्राइम के साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य हो सकता है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो एसपी साहब ने बताया कि जिसमें सेक्शन 125 जो हमारी 196 जो BNS है, इसीलिए उसको लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं उद्देश्य एक आपराधिक कृत्य करने का भी था, एक उसको मनी अर्न करने का भी था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी था। कल क्योंकि माहौल यहाँ पर भी खराब रहा, जो हमारा थाना क्षेत्र है वहाँ भी चूंकि मैंने बताया कि सभी की भावनाएं इससे जुड़ी रहती है, तो उस तरह का आक्रोश एक बहुत ही संयमित आक्रोश कह सकते हैं कि जहाँ पर अपनी भावनाओं को लोगों ने प्रकट किया, विभिन्न संगठनों ने प्रकट किया, आमजन ने भी प्रकट किया, और सभी की अपेक्षा और रहती है कि जो इस तरह के अपराधी हैं वो पकड़े भी जाएँ, साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं भी ना हो। तो उनका आक्रोश कहेंगे या जो भी उनका जो गुस्सा था वो लाजमी था, और इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही और घटनाओं से ज़्यादा सीरियसली लेते हुए इस पर शाम को भी बैठे और रात की बात होती है, और आज का रिजल्ट है कि 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। मारपीट का मामला जो आपस के ग्रुप होते हैं वो कंजम्पशन के रूप में कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए होता है। जो कोई भी अपराध अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक समीकरण जरूर होता है, क्योंकि सिर्फ कोई इसलिए कोई अपराध नहीं करता कि उसको शौक है, वो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक ही जुड़ी होती है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ चेन है जो जहाँ पर ये सप्लाई भी करते थे, जहाँ पर इनकी एक सप्लाई चेन डेवलप भी हो रही थी। मैंने इसलिए बताया कि अभी हमारे यहाँ भी 3 ऐसे सस्पेक्ट इसमें नाम में है जो सप्लाई चेन में जुड़े थे, जो इस तरह के जो गवर्नमेंट जो है ले आकर उनको कहीं सप्लाई करते थे, वो नाम आ गए। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन है तो उनके बहुत ज़्यादा नाम उजागर करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी उपरांत हम आगे तक की चेन को भी डेवलप कर रहे हैं। गोश्त का नहीं पड़ती, आपकी पैदल मार्गों से या 2 व्हीलर से भी जा सकता है, तो ये मार्ग हमारे कनेक्टेड है। बहुत सारी मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जो है एडजॉइनिंग स्टेट के मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ रहती है, तो इतना मूवमेंट ज़्यादा फ्री रहता है कि सबको मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये चेन हमने अब डेवलप कर ली है। जैसे हमने 8 लोग को भी इसमें ट्रैक किया है, इसमें 3 नाम और आए हैं जिससे जुड़े हुए हैं,
बाकी 2 लोग यहाँ से भी आए। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी अगर इस तरह के अवैध गतिविधियों में लिप्त और इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे पूर्व में जुड़े हों, चाहे इस घटना के दौरान जुड़े हों, तो कुछ नाम आ गए, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद डेफिनेटली अगर पाया जाता है तो उनकी दोनों स्टेट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी कुछ चूक रही है ऐसे मामलों में? देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं जिसको हम लगता है कि प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटना होने के बाद ही उसमें हमारा एक्शन हो पाता है। जैसे इतना बड़ा एरिया, ओपन एरिया है, जहाँ हिमाचल के बॉर्डर एरिया को देखते हैं, खुला हुआ, हमारे देहरादून का लगा हुआ उसका भी एरिया इतना ज़्यादा बड़ा खुला एरिया है कि सभी जगह पेट्रोलिंग करना, नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा हम भी डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे जो लोकल विलेजर्स हैं या हमारे जो मुखबिर तंत्र होते हैं या गांव में जो होते हैं वो हमें सूचना दें, कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है, गतिविधि हो रही, सूचना दें, तो डेफिनेटली हम वहाँ उसको चेक भी करते हैं, वहाँ रेड वगैरह भी करते हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। अब चूँकि ये बात आई है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, तो दोनों राज्य में हम लोग का एक निर्णय हुआ है कि इसको एक कंबाइंड रूप में भी कभी पेट्रोलिंग करी है। आकस्मिक रूप में ऐसे क्षेत्र जो सुनसान से हैं, जहाँ पर ऐसी अवैध एक्टिविटी की शिकायतें मिलती हैं या होने की संभावना है, तो उसको आगे एक घटना हुई तो उसको पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। इनको जो 8 के 8 अरेस्ट किए हैं पेश कर दिया इसको अभी को लेकर अभी आज अभी शाम को सर इनकी गिरफ्तारी के साथ कोई मास्क बरामदगी? इसमें थोड़ा इनसे जो बरामद हुआ है, इसमें वो भी हुआ है, सारे उपकरण बरामद हुए और उनको हमने फोरेंसिक में इसीलिए भेजना है। जो हमें अवशेष यहाँ पर मिले थे, गौवंशीय अवशेष मिले थे और जो मांस मिला है, तो सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली भी इसको परीक्षण के लिए, मैचिंग के लिए भेजेंगे। ये अवशेष गिरफ्तार किया है। एक का नाम शहबाज है और दूसरा नाम इरशाद है, निवासी मानपुर। ठीक है, इरशाद। तो इन लोगों की पहचान होगी, इन लोगों को अरेस्ट करने गया है। तो इसके अलावा भी जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की चेन एक और व्यक्ति है जो अभी स्टेप भगा हुआ है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं और जल्दी हमारे गिरफ्त में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बेसिकली जिससे हमने कहा कि ये बातें मायने नहीं रखती थी कि गौवंश कहाँ मिले, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं थी सारी की सारी जुड़ी है। या पर बात एक ही है कि हम जो भी इस तरफ जो बात होती है वो उस तरफ भी इफेक्ट होती है। तो अगर हमने पीसफुल सिचुएशन रखनी है अपने एरिया में, तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें हम जो हमारे जो सस्पेक्ट है हम उसके पीछे पड़ेगा। जैसे हमारे मिलता है तो वो भी आपके सामने बता दिया। सर क्या वजह रही जो इन्होंने मानपुर जगह क्षेत्र चिन्हित किया है? क्या बेसिकली वो मानपुर देवड़ा की जो जगह है ना, वो बीच में है। बीच में है, वो ऐसा नहीं है कि किसी के एरिया में डालनी थी उन्होंने, जो भी गौवंश था किसी एरिया में फेंकने का नहीं था। वो था कि बीच में था कि जहाँ पे जो यहाँ वालों को पता लगे वहाँ पे वहाँ वालों सोचा यहाँ का है, इस तरीके से लगा मुझे कुछ ना, इस तरीके से सेंटर में। सवाल आप दोनों से इंटर स्टेट लेवल पे ये तीसरी तरह का क्राइम एक नया देखने में आया है, इलीगल माइनिंग प्लस इससे पहले क्रिमिनल का ट्रांसमिशन होता रहता था, अभी तीसरी समस्या आई है। अब इसके लिए भविष्य में और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि बढ़ते हुए अपराध को थोड़ा अंकुश लगाया जा सके, विजिलेंस बढ़ाया जा सके, सीमांत किया जा सके? देखिए, तो हम जो हमारे जो विकास नगर या फिर जसर देहरादून में है, इनके साथ हमारे ना इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, एक दूसरे से बात करेंगे, दूसरे मिलेंगे। हमारे यहाँ कोई अपराधी हैं जो इनके वहाँ वांटेड है, तो वो हम इनको पकड़ के देंगे, उनकी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ जो वांछित है अपराधी जो उस तरफ है, जो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमें हेल्प करेंगे। और साथ साथ जब आपने एनडीपीएस के बारे में भी बात की, कुछ है कि लोग इनके यहाँ रहते होंगे, कुछ हमारे जो सस्पेक्ट है वो वहाँ रहते होंगे, तो उसमें भी एक दूसरे की जब हम हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली जो सबने कहा है कि पेट्रोलिंग भी हम बीच में रखेंगे, बाउंड्री की पेट्रोलिंग रखेंगे समय समय पर ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं और वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि ज़्यादातर लोगों को वास नहीं होता है। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली जैसे हम एनडीपीएस को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करेंगे और साथ साथ हम ये गौ हत्या को कंट्रोल करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तो पीस और लॉ एंड ऑर्डर अवश्य मेंटेन होगा। 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर दिया और हमें पता चल गया हमारे तरफ से कि हमें क्या करना है और कौन जो हमारा अपराधी वांछित है वो भी सबके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। दूसरा है कि हम यहाँ पे क्योंकि अभी फोर्स कुछ गई हुई थी क्योंकि तिरुपुर माता का फेयर है, उसके अलावा भी हमने ना क्यूआरटी रखी हुई है यहाँ पे कि जो पेट्रोलिंग करेगी आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो सबके साथ है, सब हमारे बराबर हैं। तो
तो कानून के हिसाब से चलेंगे, कानून को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। हम लोगों को ये कहेंगे कि आप हमारे पे विश्वास रखिए, हमारे फ़ोन नंबर्स ओपन हैं, जब भी रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, तो हम तत्पर उनके लिए रेडी हैं। तो हम अपनी तौर से ये कह सकते हैं कि आप हमें जब अप्रोच कर सकें, जब आपको चप्पे चप्पे पुलिस नजर आएगी जो हमने रखी है, और एक दूसरे पर विश्वास करने की हम अपील करेंगे, तो मेरे ख्याल से शांति रहेगी। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।